नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से विभिन्न संस्थानों के आरओ के टेस्ट पेपर करवा रहे हैं, सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो है हम लोग ध्येय आईएएस संस्थान के टेस्ट पेपर नंबर 13वें पे चर्चा करेंगे। हालांकि ये जो टेस्ट पेपर नंबर जीएस का 7वां है, लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो ये टेस्ट पेपर नंबर 13वां है। इसके तहत हम लोग जो है जीएस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही जो है जुलाई 2023 के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, दक्कन ट्रैप के संबंध में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन दे रखा है कि इसका निर्माण जो है कार्बोनिफेरस काल के प्रारंभिक चरण में हुआ था, और यहाँ पे दूसरा कथन है कि यह जो है दरारी उद्भेदन का परिणाम है। तो यहाँ पे देखा जाए, देख के बताना है कि जो है सही कूट की सहायता से कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जहाँ तक दक्कन ट्रैप की बात रही तो इसका निर्माण जो है क्रिस्टेशियस काल के जो है अंतिम चरण में प्रायद्वीपीय भारत के एक बड़े क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्भार यानी बेसाल्ट लावा के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ, और जो है यह ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन का परिणाम था। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है, कार्बोनिफेरस काल में नहीं, इसका जो है निर्माण हुआ था क्रिस्टेशियस काल के अंतिम चरण में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, केवल दूसरा सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है यह दक्कन ट्रैप जो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक के जो है लगभग जो है 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर फैला हुआ है, और यहाँ पर जो है बेसाल्ट के अपघटन से काली मृदा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ उष्ण झरने दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्यों का जिक्र है। तो आपको इनका सही मिलान करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। तो यहाँ पे जो है ताल बीज जो है राजस्थान में है, चौथे से मिल जाएगा, और सोहना जो है हरियाणा में तीसरे से मिल जाएगा। तप्त पानी जो है उड़ीसा से, तो पहले से मिल जाएगा। अनहोनी जो है मध्य प्रदेश से। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत में तांबा खनिज का क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे तांबा उत्पादन का एक क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, नोआ मुंडी। तो ये नोआ मुंडी कहाँ पड़ता है? तो नोआ मुंडी जो है झारखंड में पड़ता है, और यह जो है लौह अयस्क हेतु प्रसिद्ध है, ना कि जो है तांबा खनिज के लिए। बाकी जो है मलाज खंड क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ जो है तांबा पाया जाता है, और जो है ये तांबा खनिज का क्षेत्र है मलाज खंड। अगला दे रखा है, देखा है डी ऑप्शन, खोदरीबा क्षेत्र, ये जो है राजस्थान के अलवर जिला में है। और बी ऑप्शन में दे रखा है मोसाबानी, ये जो है सिंहभूमि जिला झारखंड में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला कथन है कि यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, और दूसरा कथन है कि इसमें जैव पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, और तीसरा कथन है कि फलीदार फसलों की खेती से इसमें जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है, और डी ऑप्शन है ये मिट्टियाँ सिंचाई हेतु सर्वोत्तम है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा, असत्य कथन है बी ऑप्शन, इसमें जैव पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, ये जो है असत्य कथन है। क्योंकि जो है जलोढ़ मृदाएं जो है देश की जो है लगभग 14.25 लाख वर्ग किमी यानी लगभग 43.4% क्षेत्रफल में पाई जाती हैं, और इसमें जो है पोटास और जो है फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। तो यहाँ पे पाई जाती है, और यहाँ पे नहीं का जिक्र है, तो ये गलत है। और किंतु इसमें जो है हाइड्रोजन और जो है ह्यूमस की कमी देखी जाती है, और जो है फलीदार फसलों की खेती से इनमें जो है तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी संभव है। तो तीसरा भी सही है, और ये मिट्टियाँ जो है सिंचाई हेतु सर्वोत्तम है। और हालांकि जो है प्राचीन जलोढ़ को बांगर तथा नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है। तो यहाँ पे ए, बी और डी जो है सही है, बाकी जो है बी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पांचवा का देखा जाए तो सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दे रखा है कि मानसूनी जो है वन है, तो उनके सामने वृक्ष दे रखा है, तो यानी साल एक जो है मानसूनी वृक्ष है, ये जो है सही है। और ये भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा जो है
100 से 200 सेमी तक होती है। और दूसरा दे रखा है सदाबहार जो है वन जो है, तो यहाँ पे सदाबहार वन जो है भारत में 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इसके उदाहरण है आबनूस, ताड़ और जो है महोगनी। तो यहाँ पे आबनूस उदाहरण है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी सही है। अब जो है देखते हैं मैंग्रोव का जिक्र है, तो मैंग्रोव जो है वन डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जो है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के जो है डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, अतः इससे जो है सुंदर वन का डेल्टा भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। अब जो है नहीं के लिए, सुमेलित के लिए पूछा गया है, तो ये जो है अल्पाइन जो है नागफनी, तो ये जो है सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। क्योंकि जो है अल्पाइन जो है वन हिमालय की ऊंचाई के भागों में लगभग 2800 मीटर से 4000 मीटर पर पाए जाते हैं। और जो है इसमें जो है पाइन, बर्च और जो है जूनिपर आदि वृक्ष पाए जाते हैं, ना कि नागफनी। और नागफनी एक जो है शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति है। यह भारत के शुष्क भागों में जहां 50 सेमी से कम वर्षा होती है वहां पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पर्वतीय ढालों पर जो है मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पे छठे का सही जवाब है बी ऑप्शन, समोच्च रेखी जुताई से जो है पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन को जो है नियंत्रित किया जा सकता है। और जो है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है। तो यह सिद्धांत जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहलाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है, या मतलब कि कौन सी कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो पहला कथन है कि सभी स्तनधारी जो है असमतापी होते हैं। और जो है दूसरा कथन है कि चमगादड़ एक जो है स्तनधारी प्राणी है, ना कि पक्षी। तो यहाँ पे जो है पहला कथन जो है देखते हैं कि सभी स्तनधारी असमतापी होते हैं, ये जो है गलत है। क्योंकि जो है असमतापी अर्थात जो है ठंडे रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान जो है वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसके अंतर्गत जो है मत्स्य, उभयचर और जो है सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं। अगला देखते हैं कि जो है समतापी वे जो है जीव जंतु होते हैं जो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप जो है वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत जो है पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, इसलिए ये जो है पहला ऑप्शन गलत था। अब जो है दूसरे कथन की बात करते हैं, तो चमगादड़ एक जो है रात्रिचर जो है स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो असत्य जो है यहाँ पे सही जवाब होगा ये वाला, ए ऑप्शन सही जवाब होगा, ये वाला नहीं होगा। क्योंकि जो है दूसरा कथन तो जो है सत्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक पर्वतीय दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो है किस जो है पर्वतीय दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन जिलेपला दर्रे का जो है निर्माण जो है तीस्ता नदी द्वारा जो है किया गया है। और ये जो है सिक्किम में स्थित है, यह भूटान जाने का एक मार्ग है। इसके अलावा जो है नाथुला दर्रे की बात है तो ये भी सिक्किम में है और तिब्बत जाने का ये मार्ग है। और जो है बड़ा लाचा जो है ये हिमाचल प्रदेश, मंडी एवं लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। और इसके अलावा जो है बनिहाल है, ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे पोर्टो रिको गर्त जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसके अलावा बाकी जो है सारी जो है गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और जो है नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ बंदरगाह है, दूसरी तरफ उनकी प्रकृति है। तो विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह है वह जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। और पारादीप जो है बंदरगाह है, ये जो है लैगून बंदरगाह है, ये भी सही है। और जो है हल्दिया बंदरगाह है, ये जो है नदमुख है। और जो है कांडला बंदरगाह है, ये है ज्वारी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरा कारण है, तो दोनों को पढ़ना है और उनको पढ़ने के पश्चात जो है कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो अभिकथन में दे रखा है कि समुद्र के किनारे के भागों पर दैनिक तापांतरण कम होता है, दैनिक तापांतर जो है कम होता है, और इसका कारण है कि आर है यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे देखा जाता है कि ए तो ऑप्शन सही है परंतु जो है आर गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि जो है 12वें में ये दे रखा है कि एक वर्ष एवं दिवस के अधिकतम और न्यूनतम ताप के अंतर को क्रमशः जो है वार्षिक एवं दैनिक तापांतर कहते हैं। समुद्र के किनारे के भागों में दैनिक तापांतर में अंतर बहुत कम होता है, अतः दैनिक तथा वार्षिक तापांतर कम होता है। इसलिए जो है यहाँ पे देखा जाता है कि आर जो है गलत है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान समान रहता है, अतः वहाँ भी जो है वार्षिक तापांतर बहुत कम हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां नंबर क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है के लिए बात हो रही है, तो हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखा जाता है व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों का पालन करने के लिए हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, और जो है मोरिकल्चर है रेशम कीट हेतु जो है शहतूत की कृषि के लिए किया जाता है। लेकिन जो है सी ऑप्शन में दे रखा है एरिपोनिक, ठीक है, एरिपोनिक के अंतर्गत जो है पौधों को हवा में उगाया जाता है, ना कि जो है पौधों को केवल जल में उगाया जाता है। और जो है पौधों को जल में उगाने के लिए क्या कहा जाता है, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि हाइड्रोफाइटोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है, ये शब्द जो है पौधों को जल में उगाने के लिए। इसके अलावा जो है डी ऑप्शन सही है, पोमोलॉजी यानी फल विज्ञान के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है कि भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नामों में गलत सुमेल क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए बी ऑप्शन यहाँ पे गलत सुमेल है, क्योंकि जो है दीपा जो है छत्तीसगढ़ विशेषकर जो है बस्तर जिले में जो है स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो यहाँ पे जो है झारखंड नहीं होगा, छत्तीसगढ़ होगा, ये जो है गलत सुमेल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। इनमें से कौन सी फसल जो है शुष्क जो है कृषि पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे 15 का देखते हैं, चावल जो है शुष्क कृषि पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये जो है चावल को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये जो है चावल यहाँ पे गलत है। अतः यह जो है शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो है 110 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि पद्धति को शुष्क कृषि कहा जाता है। लेकिन जो है परंपरागत शुष्क कृषि के अंतर्गत पहली वर्षा के पूर्व जो है खेतों में गहरी एवं गहन जुताई कर दिया जाता है तथा वर्षा के पश्चात भूमि को समतल कर दिया जाता है, जिससे मृदा में नमी बनी रहती है, और इसमें जो है मोटे अनाज, मक्का, दलहन फसलें जैसे मसूर, चना, मूंग आदि को उगाया जाता है। लेकिन जो है इसमें जो है जो बिना शुष्क वाली जो है शुष्क कृषि पद्धति की जो है फसल है वो चावल है, और बाकी मक्का, चना, मूंग इत्यादि जो है शुष्क कृषि पद्धति पर आधारित जो है फसलें हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। जनजातियों तथा उनके देशों का गलत सुमेल क्या है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत सुमेल है, क्योंकि कुंग जनजाति जो है दक्षिण अफ्रीका के ओमेटको नदी घाटी की एक जनजाति है, ना कि दक्षिण अमेरिका की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल व स्थलमंडल के विस्तार का प्रतिशत क्रमशः क्या है। तो इसका जो है प्रतिशत है मान लेते हैं 81% और 19%, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जली भाग जो है 60% तथा स्थलीय भाग 40% है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है। कोपेन ने अपनी जलवायु वर्गीकरण योजना में भारत के गंगा के मैदान को किस वर्ग में रखा है। तो यहाँ पे 18 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन CWG। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है कोपेन ने विश्व जलवायु वर्गीकरण औसत मासिक तापमान तथा वर्षण के आधार पर किया है, और उन्होंने गंगा के मैदान को CWG वर्ग में रखा है, जो शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से किसे जो है गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 19 का सही जवाब है जूट को जो है गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल कहा जाता है, क्योंकि जो है जूट एक जो है कच्चा माल आधारित उद्योग है, और उष्ण व
उष्ण व आर्द्र वातावरण एवं जो है डेल्टाई जलोढ़ मृदा के कारण जो है जूट के रेशों का मुख्य उत्पादन पश्चिमी बंगाल के हुगली नदी घाटी के क्षेत्र में होता है, इसलिए इसे गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है। पहले में दे रखा है कि पक्षियों के आश्रय स्थल है और उनसे संबंधित राज्यों का जिक्र है। तो यहाँ पे देखा जाए तो केवलादेव घाना जो है पक्षियों का आश्रय स्थल है, जो वो राजस्थान में है, और ये भी सही है तमिलनाडु है, ये भी सही है कर्नाटका है, लेकिन जो है सलीम अली जो है आश्रय स्थल जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मोका कौवा कहाँ पाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध जो है मोका कौवा जो है यमन में पाया जाता है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। और अरब प्रायद्वीप में जो है सर्वाधिक वर्षा यमन में ही होती है, और पर्वतीय ढालों पर दिन में देर तक जो है कोहरा छाए रहने के कारण सूर्य की तीखी किरणों से जो है कौवे की फसल सुरक्षित रहती है, इसलिए जो है यहाँ पे ये जो है यमन में मोका कौवा पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन एक जो है क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है। क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे सही जवाब है 22 का सी ऑप्शन जिनेवा झील। जिनेवा झील जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है, यह भूकंपकृत झील है, और जो है इसके अलावा बाकी जो है झीलें जो है क्रेटर झील का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, वह नदी कौन सी है। तो यहां पे सही जवाब होगा तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा डी, क्योंकि जो है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे जो दे रखा है लिम्पोपो नदी जो है दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलती है और मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके अलावा जो कांगो और जायरो जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब जो है डी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि जो है कांगो और जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को जो है 2 बार काटती है, ना कि जो है मकर रेखा को, क्योंकि मकर रेखा को जो नदी काटती है 2 बार उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। तो इसका जो है लिम्पोपो नदी का जो है ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और जो है नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट में संवत्सर का एग्जाम्पल दे रखा है और सूची सेकंड में किस समय से गणना का उदाहरण दे रखा है, किस ईस्वी में। तो विक्रम संवत्सर जो दे रखा है 57 ईस्वी में, और जो है शक संवत्सर जो है दे रखा है 78 ईस्वी में, और गुप्त संवत्सर जो है दे रखा है 320 ईस्वी में, और कली संवत्सर जो है 3102 ईस्वी। तो यहाँ पे सही मिलान ये हो गया, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक अलाइव द वंडर, जिसमें प्रथम ब्लैक होल घटना का वर्णन मिलता है, कि लेखक कौन है। तो यहाँ पे 25 का सही जवाब है बी ऑप्शन। 25 का सही जवाब है बी ऑप्शन J.Z. हॉलवेल। तो यहाँ पे देखा जाता है कि काल कोठरी दुर्घटना का वर्णन जो है J.Z. हॉलवेल ने अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर में किया है। इनके अनुसार जो है जून 1756 में नवाब के आदेश पर जो है 146 अंग्रेज लोगों को एक जो है सकरी और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें अगली सुबह 123 लोगों ने दम तोड़ दिया था। और इस घटना का वर्णन जो है कलकत्ता की काल कोठरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम करने वाला अधिनियम कौन सा था। तो यहाँ पे देखा जाता है ये अधिनियम जो था 1850 में पारित किए गए धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 21वें द्वारा धार्मिक परिवर्तन के कारण जो है पुत्र अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक जो है खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग को चित्रित करता है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन कानून हुमायूनी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित असत्य कथन कौन सा है।
तो यहाँ पे देखते हैं कि सी ऑप्शन यहाँ पे असत्य कथन है, क्योंकि जो है लिखा है कि हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी, लेकिन जो है हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी थी, लेकिन जो है विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, यही कथन असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निजामुद्दीन जुनैद प्रसिद्ध वजीर था। तो निजामुद्दीन जुनैद जो है इल्तुतमिश का जो है प्रसिद्ध वजीर था। इसने जो है रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र किया, जिसे रजिया ने विफल कर दिया था। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे देखा जाता है कि 1843 ईस्वी तक जो है समस्त सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड एलनबरो था। वह जो 1842 ईस्वी में ऑकलैंड के स्थान पर भारत का गवर्नर जनरल बना था। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी। निम्नलिखित में से वे कौन से स्रोत हैं जहां इस तथ्य का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे सही जवाब है पुराण और जो है बौद्ध ग्रंथ थे, जिनके अनुसार इनका जो है उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। इसके अलावा इस राजवंश के अंतिम शासक जो है धनानंद थे, जो सिकंदर के समकालीन हुआ करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 32 का दिख रहा है कि डी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो है राज प्रथम जो है चोल वंश के महान शासक थे, ना कि चालुक्य वंश के। और जो है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण का श्रेय जो भी राज प्रथम को जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। बाकी जो है ऊपर के तीनों सही हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहा जाता है, दूसरे को कारण। ठीक है, तो अभिकथन में दे रखा है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, और इसका कारण है कि इल्तुतमिश ने जो है इक्ता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे 33 का सही जवाब है ए ऑप्शन। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की थी? तो यहाँ पे 34 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बलबन था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है थी। और उसने राजस्व सिद्धांत का स्वरूप और सार ईरान के जो है ससानी शासकों से लिया था, और उसके अनुसार जो है सुल्तान का स्थान जो है पैगंबर के बाद आता था, और सुल्तान जो है जिल्ले अल्लाह अर्थात जो है ईश्वर का प्रतिबिंब है, ऐसा वो मानता था। उसका कहना था कि जो है सुल्तान जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी प्रतिनिधि स्वरूप है। ये उसके कथन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस एक रचना में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा था? तो अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन को जो है विश्व का सुल्तान कहा था। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किस एक ने 1000 सितून का निर्माण कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में दिल्ली में 1000 सितून का निर्माण कराया था, यानी 1000 स्तंभों वाले महल का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। इसके अलावा उसने जो है जमायत खाना मस्जिद और श्रीनगर और जो है हौज खास का भी निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे पहला कथन है कि दिल्ली सल्तनत के जो है सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी का था, और तो यहाँ पे जो है ये गलत हो जाता है। इसकी जगह अलाउद्दीन खिलजी नहीं जो है मोहम्मद बिन तुगलक था, क्योंकि जो है उसका साम्राज्य जो है 23 प्रांतों में बटा हुआ था। और दूसरा कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता तैयार करवाई थी। तो यहाँ पे ये जो है सही जवाब है, क्योंकि जो है मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता की, और जो है राहत शिविर भी खोले, और अकाल से राहत के लिए उसने जो है अकाल संहिता तैयार करवाई। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने इस्तिहाक क्या था? तो यहाँ पे सही जवाब है 38 का सही जवाब है डी ऑप्शन, पेंशन विभाग था ये। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है।
सुल्तान ने इस विभाग की स्थापना जो है निर्धनों और वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा हेतु किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ लेखक है या कवि है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित आश्रयदाता हैं। तो हेमचंद्र का जो है मिलान होगा कुमारपाल से, और हरिश्रेण का मिलान होगा समुद्रगुप्त से, और जयदेव का मिलान होगा लक्ष्मण सेन से, और जो है बाणभट्ट का मिलान होगा हर्ष से। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। समुद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम भारत में प्रभाव था, यह सिद्ध होता है किससे? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम भारत में प्रभाव था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन जानना चाह रहा है कि मीमांसा दर्शन के अनुसार प्राणी के मोक्ष प्राप्त करने का संभावित मार्ग क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, कर्म मार्ग है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है मीमांसा दर्शन के अनुसार जो है मोक्ष या मुक्ति कर्म से ही संभव है, और यह दर्शन कर्म को ही महत्व देता है, जो अपनी शक्ति से फल जो है प्रदान करने में सक्षम है, और इस दर्शन का प्रधान लक्ष्य जो है कर्म की महत्ता को प्रतिपादित करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। पाल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दे रखा कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। दूसरा कथन है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तीसरा है कि अरब यात्री अब्दुल रज्जाक ने पाल साम्राज्य को शक्तिशाली बताते हुए उसे रुहमा कहा था। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है पहला और दूसरा जो है कथन सही है, लेकिन जो है तीसरा यहाँ पे कथन गलत हो जाता है, क्योंकि जो है 9वीं शताब्दी के मध्य में जो है सुलेमान नामक अरब जो है व्यापारी जो है भारत की यात्रा पर आया था, और उसने अपने यात्रा के दौरान जो है पाल शासकों को अधिक शक्तिशाली माना था, और उसने ही जो है पाल साम्राज्य को जो है रुहमा की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पे जो है ये कथन गलत हो जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, और जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो है दंती दुर्ग था, और राष्ट्रकूट जो है बदामी के चालुक्यों के सामंत थे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। चोल प्रशासन में वेली क्या थी? तो चोल प्रशासन में राज्य की आय का जो है मुख्य साधन भूमि था, भूमि कर था, जो भूमि पर कर लगाया जाता था भूमि कर था, और वेली जो है भूमि माप की एक इकाई हुआ करती थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन एक संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाता है समाजवादी राज्य जो है संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत जो है केशवानंद भारती विवाद में जो 1973 में हुआ था उसमें स्थापित किया गया था, और संविधान की सर्वोच्चता और पंथ निरपेक्षता और संप्रभुता, शक्तियों का जो है पृथक्करण और विधि का शासन, युक्ति युक्तता का सिद्धांत इत्यादि इसके अंग है, जबकि समाजवादी राज्य की संकल्पना को जो है मूल ढांचे में सम्मिलित नहीं किया गया है, और समाजवादी शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो यहाँ पे 46 का सही जवाब है अनुच्छेद 111 के तहत जो है राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। अब राष्ट्रपति के तहत जो है 3 प्रकार के वीटो की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं भारत के राष्ट्रपति को। तो वहाँ पे है अत्यंतिक जो है वीटो, ये किया जाता है कि वीटो द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है, और एक है कि निलंबनकारी वीटो, ये जो है विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सके, ऐसा वीटो है। और एक वीटो है जेबी वीटो, ये जेबी वीटो होता है कि विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है ये 3 तरीके के वीटो हैं जिनकी शक्तियाँ जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 111 के तहत वीटो की शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला कथन है कि मूल संविधान में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं है, और दूसरा कथन है कि संविधान संशोधन से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है मूल संविधान में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि जो है सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिनी जैन मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया था। बाद में संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान भी किया। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन है, दूसरा जो है कारण है। तो अभिकथन दे रखा है कि भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य जो है भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, और इसका कारण है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तथ्यों को शामिल किया गया है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे 48 को देखते हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, किंतु जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से जो है परामर्श करने का अधिकार है। दूसरा है कि राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन तो सही है कि जो है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय की परामर्श करने का अधिकार है, लेकिन जो है राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल पहला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटालों की जांच के लिए निम्न में से कौन सी संस्था कार्य करती है। तो यहाँ पे जो है ऐसे घोटालों के लिए जो है 1 अक्टूबर 2003 को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन संस्था का गठन किया गया, और यह कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए कथित धोखाधड़ी के मामले की जांच करती है। तो यहाँ पे जो है SFI जो है इसकी जांच करती है, डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, और दूसरा कथन है कि संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो अब देखना है कि जो है कौन सी कथन जो है सत्य है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 51 का जो है ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों ही कथन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और जो है संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन का जो है उपबंध केवल साधारण विधेयक के लिए है। धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त जो है अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो यहाँ पे जो है सही जवाब डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 52 में 3 ऑप्शन है। विधि के समक्ष जो है समता, और दूसरा है धर्माचरण की जो है स्वतंत्रता, तीसरा है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे 52 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पहला और दूसरा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अभिकथन में दे रखा है कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है, और इसका कारण है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है पहला कथन सही है, लेकिन जो है दूसरा यहाँ पे गलत है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संसद सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी जो है माह या वर्ष की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है यदि वह 2 माह की अवधि तक सदन में अनुपस्थित रहता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला कथन है कि सूफी सिलसिलों में जो है नक्शबंदियाँ सबसे कट्टरवादी जो है सिलसिला है। और दूसरा कथन है कि शेख अहमद सरहिंदी इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। तो यहाँ पे कहा जाए तो जो है दोनों कथन जो है सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा जो बात की जाए नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में जो है ख्वाजा बहादुद्दीन नक्शबंद ने की थी। और जो है सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला है और शेख अहमद सरहिंदी इसके प्रसिद्ध संत थे। इस सिलसिले ने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया और औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। अकबर इसको फॉलो नहीं करता था और औरंगजेब इसको खूब बढ़ा चढ़ा के फॉलो करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ सूफी संत है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित उपाधियां हैं। तो पहला ए का जो है मिलान होगा महबूब इलाही से और शेख सलीम चिश्ती का मिलान होगा शेख उल हिंद से और शेख नसरुद्दीन महमूद का मिलान होगा चिराग दिल्ली से और बहाउद्दीन जकारिया का मिलान होगा शेख उल इस्लाम से। तो यहाँ पे इस प्रकार से डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस एक विदेश यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा नहीं की थी? तो यहाँ पे देखा जाए 57 का सही जवाब है डी ऑप्शन। राल्फ फिच ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी। यहाँ पे इसने जो है मुगल शासक अकबर के समय में भारत की यात्रा की थी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये जो है पुर्तगाली थे और जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। और जो है ये भी पुर्तगाली थे, ये जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। और जो है ये भी जो है पुर्तगाली ही थे, घोड़ों का व्यापारी था और ये जो है अच्युत देव राय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक संधि का परिणाम यह हुआ कि मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए थे? तो यहाँ पे 58 का सही जवाब है ए ऑप्शन, संगोला की संधि जो 1750 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। 1750 ईस्वी में जो है रघुजी भोसले की मध्यस्थता के कारण जो है राजा राम तथा पेशवा के बीच जो है संगोला की संधि हुई। इस संधि के द्वारा जो है मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के जो है महापौर बन गए। इसके अलावा मराठा संगठन का वास्तविक नेता जो है पेशवा बन गए थे इसके बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं है? तो बात की जाए तो अंग्रेजों द्वारा मैसूर को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो है 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है शुरू हुआ और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। इस युद्ध के जो है समय जो है टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया और इस युद्ध में जो है टीपू वीरगति को प्राप्त हो गए। और इस युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने मैसूर राज्य को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में न लेते हुए मैसूर की गद्दी पर जो है अड्यार वंश के जो है एक बाल कृष्ण राय को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, वांडीवास का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। और अंग्रेजी सेना को आयरकूट तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया और इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। तो सूची 1 में योजना दे रखी है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। तो ये 3 से मिला। मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत जो है 8 अप्रैल 2015 को हुई और पीएम सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई और डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया की शुरुआत जो है 9 मार्च 2015 को हुई। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रय शक्ति समता विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि इस विधि का जो है प्रतिपादन GR कैसल द्वारा किया गया और दूसरा है कि इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया। तो यहाँ पे 62 का सही जवाब है सी ऑप्शन, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित युग्मों में से
कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष। तो ए ऑप्शन में दे रखा है बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक की स्थापना का ईयर दे रखा है 1997, और जो है G15 का दे रखा है 1989, और इफ्सा का दे रखा है 2000, और जो है ब्रिक्स का दे रखा है 2009। तो यहाँ पे जो है गलत है। इफ्सा का जो स्थापना वर्ष है 2003 है, और यह जो है भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका का एक त्रिपक्षीय संगठन है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किसमें तरलता का अंश सबसे अधिक है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब है बी ऑप्शन। 100 रुपए के नोट में जो है तरलता का अंश जो है सबसे अधिक है, क्योंकि कोई भी वस्तु बिना किसी हानि के जो है यानी बिना अपने मूल्य में कमी किए यदि नगद रूप या मुद्रा में परिवर्तित किए जा सके तो इसे हम जो है पूर्ण तरल वस्तु कहते हैं। चूंकि 100 रुपए का नोट तो नगद रूप में है, अतः इसमें जो है तरलता का अंश सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। गिग इकोनॉमी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो गिग इकोनॉमी के संदर्भ में जो है असत्य कथन का चयन करना है। तो पहले समझ लेते हैं गिग इकोनॉमी होता क्या है। वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत कौशल युक्त व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी हो और इसके अंतर्गत व्यक्ति एक साथ कई संस्थाओं के लिए कार्य कर सकता है। तो इसमें जो है कार्यालय जाने की आवश्यकता भी नहीं होती, और यह जो है अल्पकालीन रोजगार यानी आवश्यकता पड़ने पर ये रोजगार उपलब्ध होता है, और ये कंपनियां रोजगार उपलब्ध करवाती हैं। इससे इसमें जो है स्थायी रोजगारी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अकुशल श्रमिकों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे 68 का देखते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है लिखा है कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा शेयर का निर्गमन करना यानी इशू करना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो है जब किसी कंपनी द्वारा शेयर पहली बार पब्लिक के लिए बिकने हेतु प्राइवेट मार्केट में लाए जाते हैं तो इसे ही इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ लाने वाली कंपनी जो है शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं होती, परंतु एक निश्चित अवधि के भीतर कंपनी के लिए एक वैधानिक अनिवार्यता बन जाती है कि वह जो है किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाए। वर्तमान में बात की जाए तो सेबी द्वारा निर्धारित यह सीमा 6 दिन है, जबकि शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा मार्केट में शेयर का निर्गमन यानी फॉलो पब्लिक ऑफर यानी आईएफओ कहलाता है। जबकि जो है मतलब शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो जाती है कंपनी द्वारा मार्केट में तो शेयर का निर्गमन जो है फॉलो पब्लिक ऑफर कहलाता है। तो यहाँ पे असत्य कथन के लिए पूछा गया था, तो ये ऑप्शन असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष से प्रचलन में लाया गया? तो इसके लिए जो है 1957 में इसको प्रचलन के लिए लाया गया, और जो है इस प्रणाली के अनुसार जो है जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ का जो है रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ जो है 115 करोड़ मूल का जो है स्वर्ण और जो है 85 करोड़ मूल की जो है विदेशी मुद्रा शामिल की गई है। तो यहाँ पे 1957 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। चालू खाते के घाटे को कम करने में निम्नलिखित में से कौन एक सहायक नहीं है? तो चालू खाते का घाटा वस्तुओं तथा सेवाओं के विदेशी व्यापार में प्रतिकूलता के कारण होता है, और जो है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना तथा निर्यात को बढ़ाना इत्यादि। इसके अलावा चालू खाते को कम करने में जो सहायक हैं और जबकि जो है निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती निर्यातों को हतोत्साहित करने एवं उसका जो है मूल्य बढ़ाने से अपेक्षित नहीं है। तो यहाँ पे जो है देखा जाता है कि सी ऑप्शन निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती जो है चालू खाते के घाटे को कम करने में सहायक नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है कि जब हम विभिन्न आय वर्गों के बीच जो है कितनी विषमता है इसकी माप करते हैं तो यह जो है किस प्रकार की गरीबों को प्रदर्शित करती है?
तो यहाँ पे देखा जाता है ये जो है सापेक्ष गरीबी का एक जो है उदाहरण है, उसको प्रदर्शित करती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। देखा जाए तो गरीबी किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने की दशा है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सापेक्ष गरीबी और जो है निरपेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच जो है कितनी विषमता है, किंतु जो है जब गरीबी रेखा को मानक मानकर इससे विचलन की स्थिति ज्ञात करते हैं तो इसे निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक कमेटी ने बेरोजगारी के माप के संबंध में 3 धारणाओं यथा सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति तथा चालू स्थिति का प्रतिपादन किया था। तो उस कमेटी का नाम बताना है। तो यहाँ जो है सही जवाब होगा डी ऑप्शन, भगवती कमेटी। 1973 में बेरोजगारी की समस्या के अध्ययन के लिए जो है बी भगवती की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई थी और जिसमें बेरोजगारी की जो है माप के संबंध में 3 धारणाओं को विकसित किया गया, सामान्य स्थिति, साप्ताहिक स्थिति और चालू स्थिति। यानी चालू को जो है दैनिक स्थिति का भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73, जीरो नेट एडसिस तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे देखा जाता है जब किसी देश विदेश की आर्थिक व्यवस्था जो है स्वनिर्भर हो जाती है तथा उसे किसी विदेशी आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होती तो वह जो है जीरो नेट एड कहलाती है। तो यहाँ पे देखा जाता है कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होती है, इन नियमों के प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ पे देखा जाता है तो इसके जो है 4 नियम हैं और इसके प्रतिपादक जो है अमेरिकी बायोलॉजिस्ट, और इसका प्रतिपादन जो है बायोलॉजिस्ट बेरी कॉमोनोर ने किया था। तो यहाँ पे सही जवाब है बेरी कॉमोनोर, ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ संस्थान है और उनके जो है अवस्थिति है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है CIRG, तो ये कहाँ पे है, मथुरा में है। और IICT जो है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये है भदोही में। और जो है NSI जो है यानी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान जो है कानपुर में है। और जो है NIB जो है कहाँ पर है, नोएडा में है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाता है। तो ये जो है डिफेंस एक्सपो का आयोजन जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है और वर्ष 2022 में इसके 11वें संस्करण का आयोजन जो है लखनऊ में किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे एक तरफ झील है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो है सी ऑप्शन बेला सागर जो है ये जो है मिर्ज़ापुर में नहीं बल्कि महोबा में स्थित है, ये जो है गलत है। बाकी जो है ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन प्रारंभ हुआ था। तो ये जो है 1992 में प्रारंभ हुआ और उत्तर प्रदेश में वनों को जो है वर्ष 1935 में राजकीय संपत्ति घोषित किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि परंपरागत उद्योगों का विकास, स्थानीय कौशल का विकास तथा वस्तुओं का अधिक मात्रा में निर्यात करना। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को किया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे देखा जाए जो है सर्वाधिक साक्षरता के मामले में केरला जो है 94% और दूसरे स्थान पर मिजोरम 91.3% और सर्वाधिक नगरीकरण के लिए जो है गोवा जो है 62.2% और मिजोरम जो है 52.1%। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा,
मिजोरम, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए कि विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ना कि न्यूयॉर्क में, तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, शून्य बजट प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है यूएसए द्वारा किया गया था और इस प्रकार की बजट प्रणाली में गत वर्ष के व्यय को कोई उल्लेख नहीं किया जाता और भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली केवल जो है एक बार वर्ष 1985 में प्रचलन में आई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है और दूसरा है कि इन्वेस्ट यूपी एक निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी है जिसकी स्थापना उद्योग बंधु के स्थान पर की गई। तो यहाँ पे सत्य कथन कौन सा है। तो यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे जो है वित्त मंत्री नहीं होता, इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होता है और इसकी स्थापना जो है 9 जून 2020 को की गई थी। तो ये जो है कथन गलत हो जाता है और ये दूसरा कथन सही है। और जो है उद्योग बंधु योजना की शुरुआत जो है 1 जनवरी 1999 में की गई थी। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया। तो इसका शुभारंभ कब किया गया, 84 में, सही जवाब है डी ऑप्शन। वर्ष 2020 में 20 मई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया और उत्तर प्रदेश जो है इस फंड को स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.2% है। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश के कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता दर 16.75% है। तो यहाँ पे देखा जाए 85 का कि दोनों ही कथन सत्य है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पूर्व में मोहम्मदगढ़, सोबितगढ़ तथा कोल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो इसको जो है सही जवाब है सी ऑप्शन, अलीगढ़ को जाना जाता था इन नामों से। सी ऑप्शन सही जवाब है क्योंकि अलीगढ़ को पूर्व में कोल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और 1524-25 में इब्राहिम लोदी ने इसका नाम जो है मोहम्मदगढ़ कर दिया था और मुगल गवर्नर सोबित खान ने बाद में इसका नाम जो है सोबितगढ़ कर दिया और 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। तो आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 87, नरहरि दास निम्न में से किसके गुरु थे। तो नरहरि दास जो है तुलसीदास के गुरु थे। यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। और तुलसीदास का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था और इनके बचपन का नाम जो है राम बोला था और जो है रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है फंडिंग टू द अनफंडेड निम्नलिखित में से किस एक योजना का लक्ष्य है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत जो है 8 अप्रैल 2015 को हुई थी और इसमें सूक्ष्म जो है संस्थाओं को शिशु किशोर तथा तरुण श्रेणी में बांटकर ऋण प्रदान किया जाता है और इसका लक्ष्य है धनहीन को धन प्रदान करना। तो इसका इंग्लिश में नाम होता है फंडिंग टू द अनफंडेड। तो यहाँ पे सही जवाब है जो है सी ऑप्शन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, नीचे दो कथन है, एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा जाता है। तो देखना है उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है, ये अभिकथन में दे रखा है और इसका कारण है कि संविधान में उद्देश्य का वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अभिकथन ए कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 को संविधान के किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु पारित किया गया था। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है अनुच्छेद 23 के क्रियान्वयन के लिए इसको पारित किया गया था और अनुच्छेद 23(1) के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जो है बालात श्रम और प्रतिनिषिद्ध किया गया है और अनुच्छेद 23 द्वारा प्रदत्त यह संरक्षण राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जो है प्राप्त है।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। राष्ट्रपति द्वारा कुछ क्षेत्रों से विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा हेतु मनोनीत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाता है सहकारिता इसमें सम्मिलित नहीं होता, ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा जो है साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा इत्यादि जो है सम्मिलित होते हैं। और यहाँ पे बात की जाए तो राज्यसभा की अधिकतम जो है सदस्य संख्या 250 हो सकती है। अभी वर्तमान में सदस्य संख्या 245 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राज्यों की राजभाषाओं के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 345 के तहत वर्णित है। और जो है दूसरा कथन है कि राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 93 का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन, दोनों कथन सत्य हैं। और जो है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसमें दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है? तो यहाँ पे देखा जाए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। अनुक्रम दे रखा है, इसमें देखना है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 में 3 प्लस जो है 2 होगा, और 3 में 7 प्लस 4 होगा, और जो है 7 में जो है कितना, अगर 8 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 15 हो जाएगा। और 15 में जो है 16 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, 15 है। और जो है y की जगह क्या आएगा, जो है 63। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। 15 प्लस 16 हो गया था 31, और 31 में जो है कितना जोड़ दिया जाए, 32। तो इस प्रकार से यहाँ पे 63 हो जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित युग्म संख्याओं की श्रृंखला में कौन सा एक युग्म गलत है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, और यहाँ पे दे रखा है 1, 2, 6, 24, 120, 720। तो यहाँ पे 120, 620 नहीं होगा, 720 होगा। तो ये जो है गलत युग्म है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 97। ए बी से 5 वर्ष छोटा है और बी की आयु सी की 3 गुना है। यदि सी की आयु 4 वर्ष पूर्व 10 वर्ष थी तो ए की आयु 6 वर्ष बाद कितनी होगी? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए की आयु जो है, ए की आयु इज इक्वल टू बी माइनस 5, और बी की आयु मान लेते हैं सी गुणे 3 गुनी है। और जो है यहाँ पे मान लेते हैं 4 वर्ष पूर्व सी की आयु 10 वर्ष थी, तो वर्तमान में जो है सी की आयु कितनी है, 14 वर्ष। तो बी की आयु कितनी है, बी की आयु कितनी हो गई, 14 गुणे 3, 42। बी की आयु 42 हो गई। अब 6 वर्ष पश्चात ए की आयु कितनी होगी? अब ए की आयु निकाल लेते हैं। तो ए की आयु निकाल लेते हैं, तो बी की आयु तो अपने पास आ गई 42 माइनस 5, तो कितना होगा, 37 साल ए की आयु आ गई। तो अब निकालना है कि जो है 6 वर्ष पश्चात ए की आयु कितनी होगी। तो 37 में 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 43। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 में देखते हैं। तो इसमें शब्दों के सीधे क्रम करने में पता चलता है कि जो है TOH है लिखा हुआ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार हो तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो 23 तारीख को रविवार था, तो 2 सप्ताह 4 दिन मतलब कि 18 दिन बाद। तो यहाँ पे 23 तारीख तो को रविवार था, और जो है 5 तारीख को, तो 23 को रविवार और 7 गुणे 3, तो 2 तारीख को भी रविवार था। तो इस प्रकार से अगला जो है दिन जो है
3 दिन बाद जो है बुधवार होगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। तो 100 का यहाँ पे देख लेते हैं। तो 100 का ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी और ए बी बी सी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए हैं। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच कितनी दूरी होगी? तो दो पोलों के मध्य जो है अंतराल जो है 50 मीटर का है। तो 9 पोलों के मध्य का अंतराल कितना होगा? 9 - 1 गुणे 50, 400 मीटर का। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। एक घड़ी को आईने में देखने पर लगता है कि 3:40 हुआ है। घड़ी में सही समय क्या हो रहा है? ये घड़ी है तो दिखने में लग रहा है, घड़ी में सही समय देखते हैं तो जो है क्या बज रहा है? 3:40। तो इसका अगर जो हम मतलब प्रतिबिंब में देखते हैं तो क्या होगा कि हकीकत में 8:20 हो रहा है, क्योंकि ये सुई जो यहाँ आ जाएगी और ये सुई जो है यहाँ आ जाएगी, तो 8:20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा कि उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। बताएं कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन, पुत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। शब्दकोश में कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? तो यहाँ पे देखते हैं शब्दकोश के अनुसार कारपेट जो है पहला हो गया, और दूसरा हो गया कार्पस, और तीसरा हो गया कैरी, चौथा हो गया कार्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। यदि a = 2 m = 26 और z = 52 तो बेट क्या होगा? तो यहाँ पे देखते हैं बेट 2, 5, 20। और यहाँ पे क्या था? जस्ट दोगुना। तो यहाँ पे देखते हैं 20, 5, 27 दूनी 54। जस्ट डबल है ना। ए पहले पायदान पे तो 2 लिखा है, M 13 पायदान पे तो 26 लिखा है, Z 26 पे तो 52 लिखा है। जस्ट डबल तो इनको काउंट कर लेते हैं। 20, 5 जो है 25, 2 27, 27 गुणे 2 = 54। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो बहुत आसान है, तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यू आ जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है। यदि 42, 67 = 10 और 33, 74 = 9 तो 42, 55 क्या होगा? तो यहाँ पे देखते हैं 42, 67 में देखते हैं 4 गुणे 6 -2 गुणे 7 तो आ जाएगा 10। इसी प्रकार से 4 गुणे 5 -2 गुणे 5, 4 5 20, 10 आ जाएगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखा जाता है कि हाइड्रा जो है रक्त का अभाव, हाइड्रा में रक्त नहीं होता किंतु उसमें श्वसन होता है, तो ये जो है मिलान सही है, ये सही है। जीवाणु जो है सबसे सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोष की आग जीव है, जिसको जो है मोनेरा जगत में रखा गया है, ये भी सही है। और अगला है एक कोष की जीवों में जनन, तो इसमें जो है अलैंगिक विधि द्वारा जनन प्रक्रिया होती है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी मिलान सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से किस एक को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है? तो पूर्ण पाचक रस कहा जाता है किसको? तो यहाँ पे सही जवाब है, तो यहाँ पे अग्नाशय रस को जो है पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि जो है अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे अग्नाशयी रस स्रावित होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम मौजूद होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसके अलावा जो है पित्त रस का जो है श्रावण यकृत द्वारा होता है। इसका भंडारण जो है पित्ताशय में होता है। यह वसा का
यह वसा का पायसीकरण करता है। इसके अलावा जो है जठर रस पाया जाता है, ये अमाशय द्वारा स्रावित होता है, इसमें HCl उपस्थित होता है। इसके अलावा जो है लाइपेज एंजाइम जो है लिपिड्स का पाचन करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्वेश्चन है कि लाइकिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे लाइकिन जो है थैलाफाइटा प्रकार की वनस्पति है। तो पहला कथन दे रखा है कि लाइकिन जो है कवक तथा शैवाल के परस्पर सहजीवी संबंधों का परिणाम है। और दूसरा कथन है कि जहाँ वायु प्रदूषण होता है वहाँ लाइकिन नहीं उगते। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे भाप अंगार गैस ये सुमेलित है, वायु अंगार गैस ये भी सही है, प्राकृतिक गैस ये भी सही है, लेकिन जो है सार्वत्रिक विलायक जो है ये जो है HCl नहीं, जल होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है प्रकृति में तांबा जो है मुक्त एवं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, इसे जो है उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है, यह एक संक्रमण तत्व भी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है। तो यहाँ पे जो है आशुद्ध जल जो है जल का सबसे शुद्धतम रूप है, यह मिश्रण नहीं है, जबकि वायु LPG वह जो है गैसोलीन मिश्रण है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, महिलाओं में गर्भावस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक क्या है। तो इसके लिए जो है देखा जाता है कार्पस ल्यूटियम जो है महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, यह प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स को स्रावित करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, हेड एंड जो है चिकन रोग निम्नलिखित में से किस एक फल में होता है। तो हेड एंड चिकन रोग जो है अंगूर में होता है, यह जो है बोरोन तत्व की कमी से होता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 116 है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे फल और सब्जी दे रखा है, तो धान जो है जया प्रजाति, धान की प्रजाति है जया। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति है ये जया। और अगला है चना, चना की प्रजाति है सम्राट पहले से। आम की प्रजाति है सिंधु, यानी गुठली नहीं पाई जाती इसमें। और जो है पपीता की प्रजाति है पूषा। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, मूली में तीखापन किसके कारण पाया जाता है। तो मूली में तीखापन जो है आइसोसाइनाइड के कारण पाया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है। तो यहाँ पे 118 का देखते हैं, राइजोबियम जो है दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है और यह दलहनी फसलों के जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है और विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलों के लिए अलग अलग प्रजाति के जीवाणु आवश्यक होते हैं। उन्हीं में से जो है राइजोबियम जीवाणुओं का एक विशिष्ट व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, कृषि विविधीकरण से क्या आशय है। तो इससे क्या आशय है कि इससे आशय है कि विविध प्रकार की फसलों को उगाना एवं कृषि की सहायक क्रियाओं का विस्तार करना है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 120, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहते हैं। तो अभिकथन में दे रखा है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है और इसका कारण है कि इसका उद्देश्य कृषि जलवायु नियोजन में क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 121, जुलाई 2023 में देश भर में पशु चिकित्सा उत्पादों के वैश्विक विनिर्माण केंद्र विकसित करने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और जो है डेयरी मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाता है सही जवाब है बी ऑप्शन, नंदी सही है यहाँ पे, क्योंकि नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है जो है डेयरी मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2023 में जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्किया को इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन
क्लाइमेट चेंज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वह किस देश के निवासी हैं? तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम के जो है निवासी हैं। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई और जो है ये जो है घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कृत करने के लिए किया गया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है बी ऑप्शन। और उन्हें यह है पुरस्कार 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य जयंती के उपलक्ष्य पर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन जो है गुरुग्राम हरियाणा में संपन्न हुआ। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई? तो जो है ये संग्रहालय नई दिल्ली में बनाया जाएगा और जो है यहाँ पे सी ऑप्शन सही है और इसका नाम जो है युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। जुलाई 2023 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश जो है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो ये यूरोपीय देश जो है यूनाइटेड किंगडम है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सदस्य देशों के बीच जो है व्यापार किए जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ समाप्त किया जाए और 2018 में 11 देशों के मध्य ये जो है किया गया एक मुक्त व्यापार समझौता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब है के राजा रमन को जो है नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया? तो 29 जुलाई 2023 को मनाया गया। सी ऑप्शन सही है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो है विश्व भर में बाघों के निवास स्थान का संरक्षण विस्तार तथा उनकी स्थिति के संबंध में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। जुलाई 2023 में निम्नलिखित अरब देशों में से कौन मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम अरब देश बना है? इसका सही जवाब क्या है? 129 का सही जवाब है यूएई। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। 130 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बना है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ईरान जो है इसका सदस्य बना है और संघाई संगठन का जो है 9वां सदस्य बना है। डी ऑप्शन सही है। अगला है 131 नंबर क्वेश्चन। जुलाई 2023 में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष की समस्या के समाधान हेतु गजय कोथा अभियान शुरू किया गया? तो ये जो है असम राज्य में शुरू किया गया और इस अभियान का उद्देश्य मनुष्यों एवं हाथियों के मध्य जो है सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। जुलाई 2023 में इंडिया पोस्ट एवं किस देश के पोस्ट के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा प्रारंभ की गई? तो यहाँ पे देखा जाता है कि 132 का सही जवाब है सी ऑप्शन कनाडा। और जो है इंडिया पोस्ट से यह सेवा प्राप्त करने वाला कनाडा जो है 39वां देश बना है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? तो यहाँ पे 15 जुलाई 2023 को मनाया गया और दिसंबर 2014 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। जुलाई 2023 में किस देश की संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा पर अंकुश हेतु एक विधेयक पारित किया गया? तो ये जो है इजराइल की संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा पर अंकुश हेतु एक विधेयक पारित किया गया। तो ये खबर जो है इजराइल की थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 135। जुलाई 2023 में सोलवेक्स 2023 नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की नौसेना के मध्य किया गया? तो ये जो है अभ्यास जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के मध्य किया गया और यह एक जो है बचाव एवं विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास था और यह अभ्यास जो है 26 जून से 6 जुलाई के मध्य कोच्चि में किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है कि ऑस्ट्रेलिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 136। जुलाई 2023 में भारतीय आम महोत्सव आम रस का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन जो है रूस में हुआ।
ये ऑप्शन सही है। और इसका आयोजन जो है उत्तर प्रदेश सरकार कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 137, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किन्हीं देश का नया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। 138 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जुलाई 2023 में क्यू डोंगयू संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक चुने गए। और दूसरा कथन है कि क्यू डोंगयू दक्षिण कोरिया के कृषि एवं ग्रामीण जो है मामलों के मंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पे 138 का जो है पहला कथन सही है, पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा जो है गलत है, क्योंकि जो है क्यू डोंगयू जो है चीन के कृषि एवं ग्रामीण मामलों के मंत्री रह चुके हैं। इससे पूर्व वह जो है वर्ष 2019 में इस पद पर चयनित हुए थे। तो पहला ही कथन सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 139, जुलाई 2023 में G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका जो है समापन हुआ इंदौर में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 और ध्येय IAS संस्थान के जो है टेस्ट पेपर नंबर 13वें का अंतिम क्वेश्चन। जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है लिथुआनिया में किया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। हालांकि नाटो की स्थापना जो है 1949 में अटलांटिक संधि के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। इसी के साथ ही ध्येय IAS संस्थान द्वारा संचालित RO टेस्ट पेपर का जो है प्रैक्टिस नंबर 13वां यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।